चलो बात करते हैं हम लोग बच्चों। अगला हेडिंग जो आपके पास होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। किस किस फैक्टर पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है? ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है ना, इसको लिखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अभी कल हम लोगों ने फॉर्मूला बच्चों डिराइव किया था, तो शायद हम लोग के पास एक फॉर्मूला आया था स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए। वो था v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर गामा पी बाई रो। याद ना? अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो साउंड के स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर होगा क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सेम रेशियो में डेंसिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसी वजह से प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, मान लो प्रेशर को दुगना कर दिया तो डेंसिटी भी दुगना हो जाएगा। और ऑलरेडी फिर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, देखो काटोगे तो फिर से वही आ गया, अंडर रूट में गामा पी बाई रो, है ना? मतलब प्रेशर बढ़ाने से साउंड की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिस ये पी बाई जो रो है, इसकी रेशियो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। जिस रेशियो में प्रेशर बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या होती है? डेंसिटी अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो नोट कर लो बच्चों, पहला हेडिंग, पहला आपके पास फैक्टर लिख लो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसके अंदर लिखो द स्पीड ऑफ साउंड does not change when pressure changes. Does not change when pressure changes because the density also changes in the same ratio. Because the density also changes in the same ratio. Because the density does not changes in the same ratio. समझ में आया? हाँ, हाँ also changes in the same ratio. Does not नहीं, क्या बोले? डेंसिटी ऑल्सो चेंजेस इन द सेम रेशियो। हो गया? सेकंड आपके पास है फैक्टर। किस फैक्टर पे आपके पास स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगा? वो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, ध्यान से देखना, सुनना। अब यहां से बच्चों ये गामा, ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला उन्होंने नहीं लिखा है। इसमें क्या करना है आपको? देखो वेलोसिटी, अब यहां पे ये गामा क्या होता है? कांस्टेंट। और जब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो उस केस में प्रेशर भी क्या होता है? कांस्टेंट। नहीं लिखना है, ठीक है? यहां पे गामा भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? डेंसिटी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर डेंसिटी ऑफ एयर ज्यादा होगा तो वहां पे वेलोसिटी कैसी होगी? कम। और अगर डेंसिटी ऑफ एयर कम होगा तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। उल्टा, इनवर्स का मतलब उल्टा। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे सपोज करो दो कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर ये है मान लो, एक कंटेनर ये, ठीक है? इस कंटेनर में क्या करता हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसके अंदर क्या रखता हूं? ये है मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मतलब यहां पे ये पूरा पानी की बूंदे हैं, पानी की बूंदे बहुत सारे,
ये पानी की बूंदे। आप मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। ये सब पानी की बूंदे, और इसके अंदर जो ये दिखाई दे रहा है आपके पास, चलो इसको पूरा भर लेते हैं। इसके अंदर ये आपके पास एयर है। ये ब्लू कलर का आपके पास क्या है, ब्लू नहीं करते, इसका कलर कोई और चेंज कर लेते हैं। सो कर लेते हैं हम रेड कर लेते हैं, ठीक है ऐसे। तो ये जो आपके पास ऑरेंज पोर्शन दिख रहा है वो एयर है। जो ऑरेंज पोर्शन दिख रहा है वो एयर है, ये ऑरेंज वाला है एयर, और ये ग्रीन वाला वो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। मतलब ये मॉइस्ट एयर है, ठीक है। और यहां पर ड्राई एयर है। ड्राई एयर का मतलब इसके अंदर पानी की बूंदें कैसी होंगी, ज्यादा होगी या कम होगी, नहीं होंगी या बहुत कम होंगी, नहीं होंगी या बहुत कम होंगी, मान लो। अब मुझे बच्चों ये पूछना है क्वेश्चन में कि अगर मैं साउंड इसमें यहां से बोलूं, यहां से मैं बोलता हूं, देखो ब्लैक ले लेता हूं, यहां से मैं बोलता हूं, यहां पर मैं चेक करता हूं, तो साउंड की स्पीड क्या होगी। और यहां ड्राई एयर आपके पास है, ये आपके पास एक ड्राई एयर है, ठीक है। यहां से इसमें भी वही सेम पॉइंट से बोलता हूं और यहां चेक करता हूं, तो किस में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, क्यों मॉइस्ट में ज्यादा होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया है, ध्यान से सुनिए। यहां पे एयर की डेंसिटी हो गई कम, क्योंकि कुछ तो पानी ने घेर लिया है ना, तो एयर की डेंसिटी हो गई कम। जब एयर की डेंसिटी हो गई कम तो वहां वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर ज्यादा होगा। और चूंकि यहां पे देखो एयर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, मॉइस्चर की डेंसिटी कम है, तो एयर की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, कम। यहां ड्राई एयर, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि साउंड कहां ज्यादा ट्रेवल करता है, मॉइस्ट एयर में बहुत तेजी से ट्रेवल करता है एज कंपेयर टू ड्राई एयर। बात समझ में आ गया। तो लिखो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, देखो सिंस वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में रो, ऐसे लिख लो ये वाला पॉइंट, ये चीज, हाँ वो देखो ऊपर लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, अंडर रूट में रो। Therefore we can say that, therefore we can say that sound travel faster, sound travel faster in moist air as compared to dry air, as compared to dry air। हो गया, चलो नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। बनाने की क्या जरूरत है, समझा दिया, समझाने के लिए तो बनाओगे क्या। थर्ड देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। बच्चा बात नहीं, प्लीज ध्यान से समझो, समझ जाओगे तो सारा खेल बन जाएगा। तो बच्चों अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला था v इज इक्वल टू अंडर रूट में गामा p बाई रो, ठीक है। मुझे p बाई रो हटाते हैं और इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लाते हैं। तो हम बात करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आरटी होता है क्या। v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, आप लोग जानते हो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो P इंटू मास अपॉन में डेंसिटी इक्वल टू RT लिख सकते हैं। अब यहां से P बाई रो और M को इसके नीचे ले लेते हैं, RT बाई M लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। तो देखो यहाँ P बाई रो की जगह क्या लिख सकते हैं, RT बाई M लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो रखो
v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर गामा, अब p बाई रो की जगह लिख सकते हैं आर टी बाई एम। गामा कांस्टेंट है, गामा क्या है? कांस्टेंट। आर क्या है? कांस्टेंट। मास भी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, साउंड की स्पीड भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो लिखो फटाफट, ये पूरा लिख लो, उसके बाद नीचे स्टेटमेंट लिखवा देंगे, तो नोट कर लो पहले। as the temperature increases as the temperature increases, the velocity of sound also increases. As the temperature increases, the velocity of sound also increases. हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर हुआ? अब ध्यान देते हैं। अब अगला फैक्टर है, बस याद, इसको आप लोग बस सुनिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड, ये फोर्थ पॉइंट मान लेते हैं, इफेक्ट ऑफ विंड। ये तो आप लोग जानते भी हैं। अगर साउंड इधर ट्रेवल कर रहा है, आप इधर की ओर बोल रहे हैं, और एयर की वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, ये एयर की वेलोसिटी हो गई, तो बताओ साउंड की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अगर विंड अपोजिट चल रहा है, ये विंड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, और आप साउंड इधर बोल रहे हो, विंड इधर चल रहा है, आप साउंड उधर बोल रहे हो, तो बताओ इस समय साउंड की स्पीड क्या होगी? घटेगी, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। अगर जिस डायरेक्शन में विंड है उसी डायरेक्शन में अगर हम बोलते हैं, साउंड की स्पीड बढ़ेगी, और अगर जिस डायरेक्शन में विंड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम बोल रहे हैं, साउंड की स्पीड घटेगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। चलो अगला बात करते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फोर्थ इफेक्ट ऑफ विंड हो गया। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के वजह से साउंड की स्पीड पे कोई फर्क पड़ता है? तो आपका आंसर होगा नो। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर हम ऑर्केस्ट्रा में देखा जाए तो एक ड्रम होता है, ठीक है, एक ढोलक होता है, एक गिटार होता है, एक हारमोनियम होता है, सब के सब एक ही जगह बज रहे हैं, और सारे जो आपके पास ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उन सब की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अलग अलग। क्या ऐसा होता है क्या कि पहले हमको ढोलक सुनाई देता है, फिर थोड़ी देर बाद हारमोनियम की आवाज आती है, फिर थोड़ी देर बाद गिटार की आवाज आती है, फिर उसके बाद फ्लूट की आवाज आती है? ऐसा होता है क्या? सब एक साथ सुनाई देता है ना? इसका मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग है, लेकिन सब हमारे कानों तक क्या हो रहा है? सेम टाइम में रीच कर रहा है ना। इसका मतलब साउंड की स्पीड पर अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जामिनेशन में दिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं कि हाँ हाँ फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर is independent of its frequency, is independent of its frequency। हो गया? is independent of its frequency। विंड वाला जिस डायरेक्शन में विंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप बोलते हैं तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और विंड अगर अपोजिट चल रहा, आप बोल इधर रहे हो, तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात। हो गया सबका? यस नो? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव।
हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रोग्रेसिव वेव। क्या होता है प्रोग्रेसिव वेव? एक ऐसा वेव, लगभग सभी वेव प्रोग्रेसिव ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हर वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो जो भी वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा हो, ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे सिंबल को आप क्या बोलते हैं बताओ तो? ऐसे सिंबल को आप क्या बोलते हो? वाईफाई नहीं, ये वेव है। ये प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते 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 वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक पहुंच रहा है ना? तो ये क्या है आपके पास? एक वेव है। ठीक है? तो प्रोग्रेसिव का वेव का मतलब होगा एक ऐसा वेव जो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक पहुंच जाए, ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। लिख लो फटाफट एक लाइन में आंसर। अ वेव दैट ट्रेवल्स a wave that travels from one point of the medium to another point is called progressive wave. It's called progressive wave. One point of medium to another point is known as progressive wave. अब कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो पीछे हमने बात किया था, याद होगा ऑक्सीलेशन के अंदर, वही फिर से बात करना है। उसमें कुछ नया टर्म होगा जिसको हम लिखवा देंगे। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक टर्म बच्चों। ये आपके पास क्या है? एक वेव है। ये आपके पास एक वेव है, मान लो ऐसे। ठीक है? इसको क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ? हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ये भी आपके पास क्या कहलाएगा? यहां से आता है एम्पलीट्यूड माइनस है ना? ये छोटे छोटे ये सब क्या कहलाते थे? ये सब डिस्प्लेसमेंट कहलाते थे। टॉप मोस्ट पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों? टॉप मोस्ट पोजीशन को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। क्रेस्ट। बॉटम मोस्ट पोजीशन को ट्रफ। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा। यहां से भी दो ट्रफ के बीच की दूरी, कंसेक्यूटिव मतलब तो लगातार, दो लगातार ट्रफ के बीच या दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या होती है? वेवलेंथ। ठीक है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलकर के क्या कहलाता है? वन ऑक्सीलेशन। जैसे ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएगा? वन ऑक्सीलेशन या वन वाइब्रेशन या वन साइकिल, तीनों में से कुछ भी बोल देते, याद है ना? और अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है और एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करता है, उसमें जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो यहां से यहां तक पहुंचने में जो लगा होगा टाइम, उसको बोलते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टिकल यहां से बढ़ा और यहां पर जाकर के रुक गया, तो यहां से बढ़ा और यहां पर जाकर रुक गया, जो टाइम लेगा उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल इंस्टेंटेनियस टाइम, स्मॉल टी। याद है ना? चलो, अब आपको शायद ये हमने ग्राफ भी बना के सिखा दिया था, सबको उम्मीद है कि याद होगा। ऐसा नहीं किसी को नहीं याद होगा। ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 180 था, 3π/2 270 था, और ये 360 था। मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में टोटल एंगल कितना लगता है? 360। तो इसमें एक एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात किया था। ये था 2π/t, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π न्यू। न्यू क्या था? जिसको हम फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं, कि एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर। मान लो यहाँ पे 1 सेकंड हो रहा है, तो एक सेकंड में कितनी ऑक्सीलेशन कोई वेव करता है उसको क्या बोल देते हैं? फ्रिक्वेंसी। बताते थे ना 1/t। तो कितना ऑक्सीलेशन किया था? एक और दो, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हर्ट्ज। क्लियर? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। अब मैं बात करता हूं छोटी छोटी टर्म जो हम लोग को अभी बात करना है। तो सबसे पहला बात करना है बच्चों, एक नया टर्म होगा जिसके बारे में आपको सीखना है, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या? वेव नंबर। जिसको हम, किस पेज पे लिखा रहा भाई?
वेव नंबर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। इसको हम म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टियन सीरीज, पीफेंट सीरीज, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वेव नंबर इक्वल टू होता है 1/लैम्डा, कि एक यूनिट डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेव नंबर। या आप कह सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो ये भी क्या कहलाएगा, वेव नंबर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, कोई बच्चा बता दे। हाँ, इसकी ऐसा यूनिट होगी, क्योंकि लैम्डा का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ऊपर जाएगा तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, यस, इसका हो जाएगा ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स, है ना। तो लिख लो फटाफट वेव नंबर। वहां पे हम लोग को जरूरत नहीं थी, यहां पर जरूरत है तो हम लोग लिखेंगे वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस, द नंबर ऑफ वेव्स present in a unit distance is called wave number. The number of waves present in a unit distance is called wave number. और करके लिख सकते हो एक और डेफिनेशन, the reciprocal of wavelength, the reciprocal of wavelength is also known as wave number. ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, नोट में इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा सबको। वेव नंबर के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम होगा एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बच्चों के से। एंगुलर, अब जैसे मैं आपसे पूछूं एक कंप्लीट साइकिल करने में टोटल एंगल कितना कवर हुआ, 2 पाई, है ना। तो एंगुलर वेव नंबर जो होता है बच्चों, वो होता है k इज इक्वल टू टोटल एंगल 2 पाई कवर हुआ, उसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स थे। मतलब एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में कितने वेव्स थे, वो क्या कहलाते हैं, एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसकी फॉर्मूला कैसे हो गया, 2 पाई क्यों लिया गया, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीलेशन हो रहा है, तो कंप्लीट ऑक्सीलेशन में टोटल एंगल कितना लगेगा, 2 पाई, और कितने नंबर ऑफ वेव्स थे तो 1/लैम्डा से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री बेटा, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, और 2 पाई का मतलब हो जाएगा कितना, 2 इंटू 180 इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, पाई का मतलब 180 याद रखो। अच्छा, अब नोट में बात करें, जल्दी से बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। ऊपर तो एंगल दिख रहा है, तो एंगल का यूनिट क्या हो गया, जल्दी बताओ। हाँ, रेडियन पर मीटर, ऊपर तो हो गया रेडियन, और नीचे लैम्डा का यूनिट क्या होगा, मीटर, तो रेडियन पर मीटर इसकी एसआई यूनिट होगी। तो नोट कर लो, एंगुलर वेव नंबर फिगर बना करके ये फॉर्मूला नोट कर लो। नेक्स्ट रीडिंग, वेव वेलोसिटी। कोई भी वेव किस वेलोसिटी से चलती है, पहले मैं उसकी बात। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। सपोज करिए आपके पास ये एक, ध्यान देना बच्चों, बहुत इजी है, ये कोई एक वेव है, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कर रहा है। सपोज एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में मान लेते हैं उसको जो समय लग रहा है 1 सेकंड लग रहा है, मान लिया। ठीक है, या चलो ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं वेव, तो और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ये ऐसे आपकी भाषा में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था बच्चों एक बात और पीछे भी, कि वेव जहां से स्टार्ट होती है और जहां पे खत्म होती है,
उनके बीच की दूरी भी क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। याद है कि नहीं याद है ना? या दो क्रेस्ट के बीच की दूरी भी आपके पास क्या कहलाती है? या दो ट्रफ के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है? कहलाती थी। चलो, तो बहुत सिंपल है। आप देखो क्या करना है आपको। वेव वेलोसिटी कैसे निकलेगा बताओ? वेलोसिटी बराबर क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी को v ले लेते हैं। अब यहां से चला और जहां वेव खत्म हुआ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? और एक कंप्लीट ये ऑक्सीलेशन हो रहा है जहां खत्म हो रहा है। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में लिया गया टाइम को क्या बोलेंगे? कौन सा टाइम? स्मॉल टी या कैपिटल टी? कैपिटल टी। और अभी हमने पढ़ा है बच्चों कि फॉर्मूला होता है 1/t इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ये होगा लैम्डा इंटू 1/t, और 1/t को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू आपके पास हो गया लैम्डा म्यू। ये पूरी जब तक 12th पढ़ोगे तब तक ये फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे। जब तक हम लोग 12th पढ़ेंगे तब तक ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा v इज इक्वल टू लैम्डा। बात समझ आ गई? चलो नोट कर लो फटाफट। इसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी।